सीजीआई साहब अगर वो जज हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में हो सकता है कि अगर उनके पास हथियार होता तो गोली भी मार सकते थे, सारे काम कर सकते थे। तो कलम की पावर है। मैं ये बता रहा हूँ, कलम तो छोड़ो ना, डिफेंस में गोली भी मार सकते थे ना, डिफेंस तो देता है ना आपको ताकत। लेकिन ये उन्होंने ये सवाल जानबूझकर पैदा किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे ऊपर फेंका गया। और देखिए कमाल की बात, राकेश किशोर ने सीजीआई साहब के बराबर में जो जज साहब बैठे थे उनसे माफ़ी मांगी जूता फेंकने के बाद कि सॉरी माय लॉर्ड, ये जूता आपको नहीं सीजीआई गवई साहब के लिए था। ये भी बोला, समझ रहे हैं आप? तो जूता जाति को मारा है। हाँ, वही तो बात है ना, बात को समझो। अब गवई साहब ने क्या करा, उसे सजा ना देकर उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि वो ये देखना चाहते हैं क्या भारत में एक्चुअल लोकतंत्र है, जो भारत की प्रस्तावना कहती है, समान अधिकार की बात करती है। क्या किसी सीजीआई जो दूसरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो इस पर स्वयं मोटो एक्शन लेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा, क्या दिल्ली पुलिस इस पर कोई एक्शन लेगी, मुकदमा दर्ज करेगी? जैसे बहुत सारे मामलों में अगर कोई अगर मैं कह रहा हूं राकेश किशोर की जगह अगर कोई सलीम होता, अगर कोई इमरान होता, अगर कोई इकबाल होता, तो यकीनन पूरे देश में आग लग गई होती। और ये जो लोग हैं ना जिन्होंने ये आतंकी हमला कराया सीजीआई के ऊपर, यही लोग इस देश में तांडव कर रहे होते। समझ रहे हैं मेरी बात? बशर्ते उसका नाम राकेश किशोर ना होकर इकबाल या सलीम होता, इमरान होता। मैं सभी उन आईएएस और आईपीएस और आईआरएस से कहूँगा जिन्होंने बाबा साहब का आरक्षण, बाबा साहब की मेहनत का निचोड़ आरक्षण के रूप में नौकरी प्राप्त की, लेकिन वो जब नौकरी पर रहते हैं तो समाज से दूरी बनाकर रहते हैं। अगर वो समाज से नज़दीकियों में रहें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ समाज तुम्हारे साथ हर तरीके से खड़ा है, तन मन धन से। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब इस कम्युनिटी का व्यक्ति जॉब पर रहता है तो वो अपने आप को आइसोलेट करके रखता है। समझ रहे? सोशल कनेक्टिविटी उसकी बिल्कुल नहीं होती। समाज को छोड़ो, वो अपनी रिश्तेदारियों में सोशल कनेक्ट नहीं होता। तो जितने भी अधिकारी हैं इस बात का भ्रम अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें कि वो अगर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हैं या कोई और बड़े अधिकारी हैं तो वो सुरक्षित हैं। वो सुरक्षित जब हैं जब समाज के साथ मिलकर रहेंगे। ये आप जो भी घटनाएं गिना रहे हैं, चाहे हरिओम वाल्मीकि की हो, चाहे सीजीआई की हो, चाहे आईपीएस पूर्ण सिंह जी की हो, ये घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में हुई हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो सारी घटनाएं एक वर्ग के साथ हुई हैं जो सभी के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हिस्सा हैं, यानी कि अनुसूचित जाति में एससी में आते हैं वो। तो ये जो अनुसूचित जाति है, इसके प्रति एक नैरेटिव पूरे देश में हजारों सालों से चल रहा है। जाति है कि जाति नहीं, भारत की जो जमीन है ये जातियों को उत्पन्न करती है और वो मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती। सीजीआई जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, जो सर्वप्रथम सबसे बड़ा पद देश के अंदर होता है सीजीआई का। इससे पहले मैं आपको एक घटना पर लेकर जाता हूँ। 13 मार्च 2018 देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। जब मैनेजमेंट कमेटी को, वहाँ के ब्राह्मणों को ये पता चलता है कि एक दलित, एक अछूत, जो हिंदू धर्म की व्यवस्था के हिसाब से अछूत है, वो मंदिर के दर्शन करने आ रहा है, गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें वहीं पर रोक लिया गया और उन्हें ये कहते हुए सीढ़ियों पर ही पूजा करवाई गई कि आप मंदिर में नहीं घुस सकते। तो जो भारत का सर्वप्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति, जब उसकी जाति समाप्त नहीं हो सकती, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च व्यक्ति है, जो अनुसूचित जाति से आने वाले पहले व्यक्ति हैं, हालांकि वो बुद्धिस्ट हैं लेकिन नवबोध हैं, तो अनुसूचित जाति भी उन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें दलित भी कहा जाएगा, अनुसूचित जाति से हैं। तो उनके साथ भी ये भेदभाव उनकी जाति के कारण ही हुआ। वो सारी कंडीशन बनाई गई है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो थी नहीं, बनाई गई है।
अच्छे जो मुकदमा लेकर गया था खजुराहो के मंदिर का, वो भी जानता था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। ये जो पुरातत्व विभाग के अंडर चीज़ें हैं, इसका रख रखाव, इसका निर्माण या इसकी जो चीज़ें हैं, इनके सारे राइट पुरातत्व विभाग के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। भारत सरकार भी उसमें दखलंदाजी कम करती है जब तक उसकी अपनी रिपोर्ट ना हो। पुरातत्व विभाग के द्वारा ही जानकारी के माध्यम से उसमें कुछ हो सकता है। वो सब एक प्लांट था कि इस तरीके से प्लान करेंगे और जब सीजीआई का कोई भी रिएक्शन आएगा तब इसे धर्म विरोधी या भगवान के प्रति विरोधी के रूप में इसे एक नाम दिया जाएगा और उसके बाद इसके साथ घटना की जाएगी। तो ये जातीय नैरेटिव था। दूसरी बात, अब आते हैं जो हरिओम वाल्मीकि का था। हरिओम वाल्मीकि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, और मुझे दुख इस बात का है, घटना करने वालों ने घटना की, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि कोई भी वाल्मीकियों का संगठन, झाड़ू मंच एक भी नहीं आया। एक रॉयल वाल्मीकि संघ करके, आर्मी करके है, और बहुत सारे संगठन चला रखे हैं लोगों ने, लेकिन कोई उसके लिए नहीं आया। उसका परिवार अनाथ हो गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, परिवार असहाय हो गया, कमज़ोर हो गया। एक ज़िंदगी छीन ली उन लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब आते हैं आईपीएस पूरन सिंह, जो इंडियन पुलिस का सर्वोच्च पद है, आईपीएस अधिकारी। इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। ये हम सर्वोच्च पदों की बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर सर्वोच्च पद होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, सीजीआई उच्च न्यायालय के सर्वोच्च हैं, और आईपीएस पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद होता है। तो ये सब जातीय हिंसा है, जाति के नाम पर ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, और इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें खुद ही अपने हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर किया गया। अब बहस चलती है, मैं देखता हूँ कि शाम को प्राइम टाइम पर ये बहस चलती है कि देश के अंदर आरक्षण क्यों, और कुछ मूर्ख लोगों ने इकट्ठा होकर एक सुदामा कोटा भी रिलीज किया कि आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब सवर्ण हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया रहा। मैं कहता हूँ, क्या देश का जो राष्ट्रपति था वो गरीब था इसलिए उसके साथ में जातीय भेदभाव हुआ, उसे रोका गया, या सीजीआई आर्थिक कमजोर व्यक्ति है? क्या वो आज झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है? क्या वो आर्थिक संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी जातीय भेदभाव, जातीय अत्याचार उस व्यक्ति के साथ हुआ, जूते मारे गए। आज तक के दुनिया के रिकॉर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया हो। एक्चुअली में भारत संघ की पूरी व्यवस्था पर, पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर यह जूता मारा गया है। मैं कह रहा हूँ दलित सीजीआई पर नहीं मारा गया, ये भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर जूता मारा गया, पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर जूता मारा गया। दूसरा, आईपीएस वीआई पूरन सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? ये जाति तो है, लेकिन क्या ये जिनके परिवार में एक नहीं कई सारे अधिकारी हैं, आई उनकी पत्नी खुद आईपीएस है, और जिन जो आईएएस है सॉरी, तो क्या वो आर्थिक कमजोरी के बिहाफ पर उनका शोषण हुआ? नहीं, जातीय शोषण हुआ। मैं कह रहा हूँ अपर कास्ट का कितना भी गरीब है, कितना भी कमजोर है, क्या कभी उसका जाति के नाम पर कहीं शोषण हुआ? यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ जाति तंत्र हावी है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं। यहाँ तो जाति तंत्र चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा। जब संविधान बना था तो आपको शायद पता होगा कि एक खेमा ऐसा था जो संविधान के विरोध में रैलियां कर रहा था। एक खेमा ऐसा था जो संविधान के विरोध में पूरे देश में तांडव मचा रहा था। वो ये कह रहा था कि ये संविधान विरोधी, हम इसको नहीं स्वीकार करते। एक संगठन ऐसा भी है इस देश के अंदर जिसने 2010 तक अपने मुख्यालय पर झंडा ही नहीं फहराया। आप समझ रहे हैं? तो जो लोग संविधान को मानते ही नहीं, और आज एक मूर्ख व्यक्ति ऐसी बचकानी बातें कर रहा है संविधान और संविधान के निर्माताओं के प्रति, मुझे लगता है कि शायद या तो उसका दिमागी बैलेंस खराब है, या कुछ उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या वो भांग धतूरा कुछ खाता है। क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति तो कभी ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं कर सकता। लेकिन संविधान तो पढ़ा होगा मिश्रा ने? नहीं, संविधान पढ़ा होता तो पता होता। बात को समझिए, जैसे उनके रिश्तेदारों की, उनके जातीय लोगों की बहुत सारे लॉ कॉलेज चल रहे हैं, कहीं से भी बिना पढ़े लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली।
क्या दिक्कत हो रही है? गुलाम थे अंग्रेजों के बाबा साहब। अरे जिन्होंने खुद के बड़े बूढ़ों ने गुलामी करी पूरी जिंदगी, वो बाबा साहब को गुलाम बता रहे हैं अंग्रेजों का? गुलामी किसने करी? किसने अपनी अरे अंग्रेजों को छोड़ो, मुगलों को किसने अपनी धी बेटियां दी? अरे रिकॉर्ड देखिए ना आप। इन बातों में नहीं जाना चाहते हम। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है मूर्खपने का, हम उसी की बात कर रहे हैं। वीएन राव जब ना तो वो संविधान सभा का चुनाव लड़े, ना उसके सदस्य थे, वो मात्र एक क्लर्क थे। और क्लर्क का काम क्या होता है? जो निर्वाचित कमेटी वर्क करके उसे जिम्मेदारी सौंप देती है कि ये पकड़ो, ये हमने बना दिया है और अब इसे टाइप करके तैयार कर दो। समझ रहे हैं मेरी बात? बाबू क्या काम करता है ऑफिस में? फाइलों को सेटअप करता है, लेटर लेता है, लेटरों को तैयार करता है, जवाब बनाता है और जवाब तैयार करता है। यही काम करता है ना। तो वीएन राव क्या थे? हाँ, बाबा साहब ने एक काम करा था, वीएन राव का धन्यवाद अदा किया था। आप समझ रहे हैं ना? जैसे बहन जी ने योगी जी का धन्यवाद अदा कर दिया, वही काम मात्र वीएन राव के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आखिरी सभा में 1949 में जब आखिरी सभा थी, उसमें उस भाषण को करते हुए उन्होंने बोला 25 नवंबर को। समझ रहे? तो उस बात को लेकर इन्होंने उन चीजों को वहां से उठा लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं, वीएन राव ने बनाया।